हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के 9th चैप्टर के 4th पार्ट के बारे में। 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ अगर इकोनॉमिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियोस रेगुलरली अपलोड की जा रही हैं, इंक्लूडिंग नोट्स और लाइव सेशंस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं एवरी संडे। सो आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी क्लिक करनी होगी, ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें या फिर लाइव सेशन कंडक्ट करें तो आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर पाएं। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और एवरी संडे लाइव सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज हमें डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो प्रीवियस पार्ट यानी 3rd पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर एक मिक्स है डेट और इक्विटी का। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना होता है कि उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो कहां से आना चाहिए, डेट से आना चाहिए या फिर इक्विटी से आना चाहिए। इट मींस वो बोरोड फंड होना चाहिए या फिर ओन्ड फंड होना चाहिए या फिर दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो बिजनेस को अपने फाइनेंस को अरेंज करते हुए, अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करते हुए कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ये डिसाइड करना होता है कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस कहां से अरेंज होना चाहिए, डेट से होना चाहिए कि इक्विटी से होना चाहिए। अगर डेट करना है तो बैंक लोन या फिर डिबेंचर्स या फिर पब्लिक बोरोइंग्स। अगर इक्विटी से करना है तो प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। सो वो सारे फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अ बिजनेस नीड टू चूज द कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। एक बिजनेस को जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है तो उसको अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये देखना होगा कि उसको अपना सोर्स कहां से अरेंज करना चाहिए। सो हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैश फ्लो पोजीशन। सो यहां पर कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि उसके बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, उसको इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का कैसे आ रहा है। क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि अगर वो डेट इशू करता है मार्केट में तो डेट को इशू करने के बाद उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पे करना होता है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी पे करनी होती है फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। अगर उसको कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, उसको कैश इनफ्लो आ रहा है, इन दैट केस वो डेट को यूज करके अपनी कैपिटल अरेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैश इनफ्लो आ रहा है, वो अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट भी दे सकता है और प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट भी कर सकता है। लेकिन अगर उसका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, उसकी इनफ्लो नहीं हो पा रही, तो उसको ये ध्यान रखना होगा कि उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी है, डेली एक्सपेंसेस भी पे करने हैं, बिजनेस के फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी पे करने हैं। सो इन दैट केस अगर कैश जनरेट नहीं हो रही तो वो डेट को इशू ना करे, अपनी इक्विटी को यूज कर सकता है कैपिटल को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब यहां पर क्या होता है, प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो यहां पर हम लिख देते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। सिंपल है, बिजनेस को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले ये चेक कर लेना है कि क्या वो इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि वो इंटरेस्ट कवर कर ले और अपनी अमाउंट जो है, जो लायबिलिटी है, वो पे कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस 10,000 इंटरेस्ट ऑन डेट पे करता है और उसको इनकम होती है 1 लाख की, इट मींस वो अपना कितना इंटरेस्ट कवर कर रहा है इस प्रॉफिट में 10 टाइम्स। अगर हम 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। इट मींस बिजनेस को प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, 10 टाइम्स ऑफ एन इंटरेस्ट। इट मींस वो अपना इंटरेस्ट 10 टाइम पे कर सकता है इस प्रॉफिट में। सो डेट या फिर इक्विटी डिसाइड करने से पहले उसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लेनी चाहिए। अगर उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, ज्यादा है, तो वो डेट को यूज कर सकता है, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट कवर कर रहा है और उसको पे भी कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, इन दैट केस उसको डेट यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट ही नहीं कवर कर पा रहा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कहां से पे करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम सिर्फ और सिर्फ डेट के ऊपर पे करने वाले इंटरेस्ट को इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हमें उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी इंक्लूड करना है। सो अगर हम अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को इंक्लूड करेंगे तो वो अमाउंट इंक्रीज होके हाई हो जाएगी। जहां पर पहले हम सिर्फ 10,000 इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब हो सकता है उसके साथ हमें 90,000 उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी हो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल 1 लाख। सो इसके अकॉर्डिंग भी हमें रेशो कैलकुलेट करनी होगी। अगर हमारी डेट सर्विस कवरेज रेशो हाई है, इट मीन्स हम इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं और अपनी डिबेंचर्स की प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सकते हैं। इन दैट केस अगर डेट सर्विस कवरेज रेशो हमारी हाई आती है तो हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लो आती है, इन दैट केस हम डिबेंचर्स को यूज नहीं कर सकते अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए। सो अभी तक तीनों ही पॉइंट्स सिमिलर चल रहे हैं। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट इशू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हाई है तो हम डेट इशू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ये वीडियो देखने के बाद जब आप एक्चुअल अपनी बुक रीड करोगे तब आपको कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ऐसे ही डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो हमारी हाई है, हम अपने डेट का इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सकते हैं, तो हमें डेट इशू करने चाहिए अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए, अदरवाइज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितने भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसके ऊपर रिटर्न कितनी आएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हुए लेना होता है। अगर हमारी रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इट मीन्स हम अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सकते हैं और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। सो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम डिबेंचर्स को यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग आपको क्लियर होगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि डेटर्स ज़्यादा यूज़ करना एज कंपेयर टू इक्विटी। सो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा है, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन दैट केस हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सकते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट भी पे कर सकते हैं। सो हम डिबेंचर्स को यूज़ करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कम है, हमें रिटर्न आ ही नहीं रही, इन दैट केस हम डेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ डेट। सो डिबेंचर्स इशू करते हुए, डिबेंचर्स से कैपिटल अमाउंट अरेंज करते हुए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि डेट की कॉस्ट कितनी है, हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर डेट की कॉस्ट ज़्यादा है तो कोई भी पर्सन डेट को यानी डिबेंचर्स को इशू नहीं करेगा, डिबेंचर्स के थ्रू अपनी अमाउंट अरेंज नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कॉस्ट कम है, इन दैट केस हम अपने डिबेंचर्स को इशू ज़्यादा करेंगे ताकि कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और हम कैपिटल अरेंज कर पाएँ। सो अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो डिबेंचर्स इशू नहीं किए जाएंगे और अगर कॉस्ट कम है तो डिबेंचर्स ज़्यादा इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि डिबेंचर्स और इक्विटी में से टैक्स किसके ऊपर डिडक्ट किया जाता है, डिबेंचर्स के ऊपर। इट मीन्स जो डिबेंचर्स को हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो डिडक्शन हो जाती है हमारे प्रॉफिट में से। अगर हमने 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया और डिबेंचर्स को इशू करने के बाद हमें 1 लाख का इंटरेस्ट पे करना है, तो अब हमारा प्रॉफिट 9 लाख हो चुका है और हमें टैक्स 10 लाख के ऊपर नहीं पे करना गवर्नमेंट को, 9 लाख के ऊपर पे करना है। सो इट मीन्स अगर टैक्स रेट हाई है, इन दैट केस हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे अपनी कैपिटल अरेंज करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर हमें टैक्स डिडक्शन मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर टैक्स रेट लो है मार्केट में, इन दैट केस हम इक्विटी यूज करेंगे क्योंकि इक्विटी के ऊपर टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती। सो इसलिए हम इक्विटी को यूज कर सकते हैं अगर टैक्स रेट कम होगा, क्योंकि इक्विटीज के ऊपर जो डिविडेंड पे करना होता है उसका टैक्स किसको पे करना है, जो ओनर्स होते हैं उन्हीं को पे करना होता है, शेयर होल्डर्स को वो डिडक्शन के बाद ही मिलते हैं। सो ओवरऑल अगर सिंपल इसको कहा जाए
तो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो हम डिबेंचर्स इशू ज़्यादा करेंगे, और अगर टैक्स रेट कम है तो हम डिबेंचर्स कम इशू करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे डेटर्स के ऊपर हमें कॉस्ट बियर करनी होती है, वैसे ही इक्विटी के केस में भी हमें कॉस्ट बियर करनी होती है। डेटर्स के ऊपर कौन सी कॉस्ट होती है? जो हमें इंटरेस्ट रेट पे करना होता है डिबेंचर्स को। इक्विटी के ऊपर कॉस्ट कौन सी होती है? जो हमें डिविडेंड पे करना होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम डेटर्स ज़्यादा इशू करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। रिस्क किस चीज़ का? रिस्क इस चीज़ का कि हमें डिबेंचर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पे करना होता है और उनकी प्रिंसिपल अमाउंट को भी पे करना होता है। सो अगर हम डेटर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है, और जब हमारा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है डिविडेंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये एज्यूम करते हैं कि अगर फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है, हमारी कंपनी ज़्यादा फाइनेंस रेज कर रही है, इट मीन्स ऑब्वियसली ये ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद हमें डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा। सो इट मीन्स अगर हम डिविडेंड ज़्यादा इशू करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है, और फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होने के बाद डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है डिविडेंड्स के ऊपर। फिर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमारा डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा। सो यही कारण है कि हम डिबेंचर्स जो हैं वो एक पॉइंट तक यूज करते हैं, उसके बाद अगर हम डिबेंचर्स यूज करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होने की वजह से हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं हो पाती। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि डिबेंचर्स हमें इशू करने हैं, लेकिन एक पॉइंट तक, एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद हमें डिबेंचर्स इशू नहीं करने। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की, कैपिटल की, देन हमें इक्विटी के थ्रू ही उसको अरेंज करना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हुए हमें पे करनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है, जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन हो गए या फिर बैंक चार्जेस हो गई। सो फ्लोटेशन कॉस्ट के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। अगर हमें डेट और शेयर्स इशू करने हैं, इन दैट केस हमें अंडरराइटिंग कमीशन और बैंक चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बैंक लोन रेज करते हैं तो इन दैट केस हमारी फ्लोटेशन चार्जेस इतनी ज़्यादा नहीं आती। सो फ्लोटेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें बैंक से लोन लेना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा इंकर्ड नहीं करनी पड़ती एज कंपेयर टू इशू ऑफ डेट एंड इक्विटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क कॉन्सिडरेशन। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हुए एक बिजनेसमैन को यह भी चेक करना है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेट ज़्यादा इशू करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पे करना होता है और उनको प्रिंसिपल अमाउंट की भी रीपेमेंट करनी होती है। सो इसकी वजह से हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ हमें बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बियर करने होते हैं, डेली एक्सपेंसेस भी बियर करने होते हैं, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी बियर करने होते हैं। सो अगर बिजनेस के फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, और डेली एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, इन दैट केस कोई भी बिजनेस डिबेंचर्स के थ्रू अपनी कैपिटल अरेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसकी वजह से उनके एक्सपेंडिचर्स तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। उनको फिक्स्ड अमाउंट भी पे करनी होगी इंटरेस्ट के रूप में, और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी होगी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में। सो अगर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है एक बिजनेस के फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स और डेली एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी हाई हैं, इन दैट केस वो डिबेंचर्स को यूज नहीं करेगा, डिबेंचर्स को कम इशू करेगा और इक्विटी ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चेंजेस। बिजनेस के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने डेट इशू में चेंजेस इजीली कर पाए। इट मीन्स अगर उसको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो मार्केट में 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर सकता है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो सारे के सारे डिबेंचर्स ही इशू करके बैठ जाए। उसको फ्यूचर के लिए अपने कुछ डिबेंचर्स सेव करके रखने चाहिए। उसको कैपिटल जो है वो 5 लाख अपने डिबेंचर से इशू कर लेनी चाहिए, कुछ अमाउंट किसी दूसरे सोर्स से करनी चाहिए, और रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी से भी करनी चाहिए। इट मीन्स उसके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब एक बिजनेसमैन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है तो उसको सारी की सारी अमाउंट डिबेंचर्स में से नहीं रेस करनी चाहिए।
उसको कुछ अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ जाए। सो इन दैट केस अगर वो फुल अमाउंट यूटिलाइज कर लेगा तो वो बाकी की बैलेंस अमाउंट अरेंज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको यूज कर रहा है। 11वां पॉइंट हमारे पास आता है कंट्रोल। अब कंट्रोल में एक बिजनेसमैन को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि क्या उसको अपना कंट्रोल शेयर करना है या फिर नहीं शेयर करना। सिंपल है, अगर वो डिबेंचर्स के थ्रू अपनी कैपिटल अरेंज कर रहे हैं तो डिबेंचर्स बिजनेस के ओनर नहीं होते, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो कोई भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करते। इट मीन्स अगर वो कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहता तो वो डिबेंचर्स इशू करेगा। दूसरी तरफ अगर मैनेजर बिजनेस अपने बिजनेस का कंट्रोल शेयर करना चाहता है तो वो इक्विटी यूज करेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं, वोटिंग राइट होता है उनके पास और वो डिसीजन में इंटरफेयर भी करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। सो कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर वो कंट्रोल शेयर करना चाहता है तो इक्विटी शेयर्स को ज़्यादा इश्यू करेगा और डिबेंचर्स को कम। और अगर वो शेयर नहीं करना चाहता, अपना कंट्रोल सारा कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहता है, इन दैट केस वो डिबेंचर्स ज़्यादा इशू करेगा और इक्विटी कम इशू करेगा। सो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमें ये ध्यान रखना होगा कि बिजनेस जिस भी सोर्स से अपना फाइनेंस अरेंज करेगी वहां पर उसको उस सोर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो डेट से अपना फाइनेंस रेज करती है तो उसको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेमवर्क्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो इक्विटी के थ्रू अपना फाइनेंस रेज करती है तो उसको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। इट मीन्स जहाँ से भी ये सोर्स अरेंज करेगी, जहाँ से भी ये अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, उसको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ईजी होंगे, जहाँ पर लोन रेज करना ईजी होगा, जहाँ से फाइनेंस अरेंज करना इजी होगा, वहाँ से एक बिजनेस अपना फाइनेंस अरेंज करेगा। सो इट मीन्स अगर डेट को इशू करना मार्केट में इजी है देन डिबेंचर्स को ज़्यादा इशू किया जाएगा, और अगर इक्विटी के थ्रू फाइनेंस अरेंज करना इजी है तो इक्विटी को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए स्टॉक की कंडीशन मार्केट में क्या है, शेयर्स की कंडीशन मार्केट में क्या चल रही है। दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है बुलिश कंडीशन और सेकंड हमारे पास आती है बियरिश कंडीशन। बुलिश और बियरिश कंडीशन का मतलब क्या होता है? बुलिश मीन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में जो शेयर्स हैं वो इजीली सेल हो पा रहे हैं। अगर मार्केट में स्टॉक मार्केट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बुलिश चल रही है, काफ़ी बढ़िया चल रही है, इन दैट केस एक बिजनेस अपनी कैपिटल अरेंज इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेगा, क्योंकि उसको पता है मार्केट अच्छी चल रही है, इजीली मैं अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अगर कंडीशन बियरिश चल रही है, पोजीशन अच्छी नहीं चल रही, बैकवर्ड चल रही है, इन दैट केस एक बिजनेसमैन अगर कैपिटल अपनी अरेंज करना चाहता है इक्विटी शेयर्स के थ्रू तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन बहुत ही बैकवर्ड चल रही है, बहुत खराब चल रही है। कोई भी शेयर होल्डर अपने अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेगा और कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करेगा। सो इट मीन्स अगर मार्केट में बुलिश कंडीशन है, इन दैट केस इक्विटी को हम ज़्यादा इशू करेंगे और डिबेंचर्स को कम, और अगर बेरिश कंडीशन है तो हम डिबेंचर्स को ज़्यादा इशू करेंगे और इक्विटी को कम। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अदर कंपनीज जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं उनके ऊपर भी एक कंपनी को, एक बिजनेस को ध्यान देना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कंपनी किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। सो जैसा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको भी फॉलो नहीं करना। आपको अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है, अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। सो आप रेफर कर सकते हो किसी दूसरी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को, लेकिन ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं कर सकते। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि कैपिटल स्ट्रक्चर यानी अगर हमें अपना कैपिटल सोर्स फाइंड आउट करना है तो हमें ये कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना कैपिटल सोर्स डिसाइड करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़
अपने सभी क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ हेल्प आपकी हो जाए और कुछ हेल्प मेरी भी हो जाए।